हम लोग जेनेटिक्स शुरू किए हुए थे। जेनेटिक्स में हम लोगों ने मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को देखा। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के मुताबिक जब किसी दो कंट्रास्टिंग एलील्स को हम क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन के अंदर में जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, डोमिनेंट ट्रेट होता है, वो दिखाई पड़ता है और जो रिसेसिव होता है वो सप्रेस हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसा भी केसेज है जहाँ पर कि कोई पर्टिकुलर ट्रेट डोमिनेंट नहीं होकर के इनकम्प्लीटली डोमिनेंट होता है, यानी कि F1 जनरेशन के अंदर में हमको इंटरमीडिएट रिजल्ट मिलता है। तो इस टाइप के केस को कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं मिराबिलिस जराफा। मिराबिलिस जराफा के अंदर में जिसको 4 ओक्लोक प्लांट भी कहते हैं, तो इस 4 ओक्लोक प्लांट के अंदर में रेड फ्लावर्ड प्लांट होता है और वाइट फ्लावर्ड प्लांट होता है। जब हम दोनों को क्रॉस कराते हैं तो हमको मिलता है पिंक फ्लावर्ड प्लांट, यानी कि इंटरमीडिएट इन बिटवीन रेड एंड वाइट। इसी तरह से अगर ब्लैक फीदर्ड चिकन को व्हाइट फीदर्ड चिकन के साथ क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में मिलता है ब्लू फीदर्ड चिकन। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि बहुत ऐसा केसेज है जिसके अंदर में आपको कोई पर्टिकुलर एलील का ट्रेट कंप्लीटली दूसरे एलील के ऊपर में, कंट्रास्टिंग एलील के ऊपर में डोमिनेंट नहीं हो पाता है, बल्कि हमको इंटरमीडिएट रिजल्ट मिलता है। ह्यूमन बीइंग के केस में भी हम लोग देखते हैं, हेयर्स के केस में पेरेंट्स में से एक पेरेंट का हेयर अगर स्ट्रेट हो और दूसरे का कर्ली हो तो जो चिल्ड्रन होते हैं उसमें न तो कर्ली हेयर आता है न स्ट्रेट हेयर आता है, बल्कि वेवी हेयर आता है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि दोनों के बीच का कंडीशन। तो हम कह सकते हैं कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस के मुताबिक, मेंडेलियन इनहेरिटेंस के हिसाब से एक जब दो कंट्रास्टिंग एलील्स को हम क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन के अंदर में हमको डोमिनेंट कैरेक्टर मिलता है। लेकिन अगर वह कैरेक्टर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं हो तो उस स्थिति में हमको इंटरमीडिएट कंडीशन मिलता है। तो इसको हम लोग कह देते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक केस हो गया मिराबिलिस जराफा के अंदर में। ठीक उसी तरह से स्नैपड्रैगन के अंदर में भी देखिएगा, रेड फ्लावर्ड प्लांट को व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट के साथ क्रॉस कराते हैं तो पिंक फ्लावर्ड प्लांट हमको मिलता है, जो कि दोनों के बीच का इंटरमीडिएट है। चिकन के केस में देखते ही हम कि ब्लैक फीदर्ड चिकन और व्हाइट फीदर्ड चिकन क्रॉस कराते हैं तो ब्लू फीदर्ड चिकन मिलता है। तो इस तरह से दोनों के बीच का कंडीशन आ जाता है। तो ऐसे केसेस को कह देते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा जो डेविएशन हम मेंडल्स लॉ से देखते हैं, मेंडल्स के इनहेरिटेंस से देखते हैं, वह है कोडोमिनेंस का केस। बहुत सारे केसेज में क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर जब दो एलील के बीच में क्रॉस होता है तो क्रॉस के बाद F1 जनरेशन के अंदर में दोनों एलील का ट्रेट सिमुल्टेनियसली हमको दिखाई पड़ता है। तो ऐसे केस को कहते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का क्लासिकल एग्जाम्पल है ब्लड का MN टाइपिंग। दो डिफरेंट टाइप का एंटीजन जो है तो ब्लड के RBC पर पाया जाता है। एक को कहते हैं M और दूसरे को कहते हैं N। तो एक का एलील हो गया MM और दूसरे का एलील हो गया NN। अब जब हम दोनों को क्रॉस कराते हैं तो हमको जो F1 जनरेशन के अंदर रिजल्ट मिलता है, अगर मान लेते हैं कि एक पेरेंट आपको MM टाइप का है
और दूसरा पेरेंट NN टाइप का है, तो चिल्ड्रेन जो होंगे उस चिल्ड्रेन्स के अंदर में MN टाइपिंग आ जाएगा। कहने का मतलब कि M और N दोनों रिप्रेजेंट हो रहा है, दोनों वहाँ पर प्रेजेंट है। तो ऐसे केसेस को हम लोग कह देते हैं कोडोमिनेंस। दूसरा कोडोमिनेंस का केस हम लोग देख सकते हैं कैटल के अंदर में। कैटल के अंदर में रेड हेयर्ड कैटल और वाइट हेयर्ड कैटल को अगर क्रॉस कराते हैं तो रैन हेयर हमको मिलता है, यानी कि दोनों के बीच का इंटरमीडिएट केस मिलता है। तीसरा केस ह्यूमन बीइंग के अंदर में हम लोग लिख सकते हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग भी। ABO ब्लड ग्रुपिंग के अंदर में एक एलील IA और दूसरा एलील IB तो इस IA के कारण RBC के ऊपर में एक एंटीजन डेवलप करता है, जिस एंटीजन को हम कह देते हैं A। तो RBC के ऊपर में एक एंटीजन हो गया जिसका एक कोई खास टाइप है, खास टाइप का प्रोटीन है ये। और अगर एलील है IB तो इसके केस में एक अलग टाइप का प्रोटीन बनता है। तो दोनों प्रोटीन अलग अलग टाइप का है, तो एक प्रोटीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से और दूसरे प्रोटीन को रिप्रेजेंट करते हैं B से, और इस प्रोटीन को कहते हैं एंटीजन। तो RBC के ऊपर में एंटीजन A हो सकता है या B हो सकता है। लेकिन एक तीसरा केस भी इसमें मिलने को मिलता है, वो क्या मिलता है कि RBC के ऊपर में कोई एंटीजन नहीं है, वहां पर आपको जो है तो एलील है IO। तो IO के कारण कोई एंटीजन डेवलप नहीं किया। अब IA और IB जो है ये दोनों तो एक दूसरे के साथ को डोमिनेंट है, लेकिन IO दोनों का ही रिसेसिव है। तो इसलिए यह ABO ब्लड ग्रुपिंग का जो केस है ये केवल को डोमिनेंस का ही केस नहीं रह जाता, को डोमिनेंट का केस तो है ही, साथ ही साथ यह मल्टीपल एलेलिज्म का भी केस है। तो मल्टीपल एलेलिज्म में क्या होता है कि 2 से अधिक एलील वहां रहते हैं। आमतौर पे जो इंडिविजुअल्स होते हैं, डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर में जब भी होगा तो केवल 2 ही एलील होगा। इसलिए हम किसी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर में मल्टीपल एलील के केस को नहीं देख सकते हैं। मल्टीपल एलील के केस को अगर हम देख सकते हैं तो किसी पॉपुलेशन के अंदर में देख सकते हैं। तो को डोमिनेंस के बाद हमारा तीसरा जो टॉपिक आज का है वो है मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिज्म क्या हो गया कि 2 से अधिक एलील अगर है तो उनका जो ट्रेट इनहेरिट होता है वो किस प्रकार से इनहेरिट होता है, इसका स्टडी हो गया मल्टीपल एलिज्म। तो मल्टीपल एलिज्म के लिए एक जो केस हम लोग देख सकते हैं वो कौन देख सकते हैं, ABO ब्लड ग्रुपिंग। तो मान लेते हैं कि किसी पेरेंट का ब्लड ग्रुप है A और दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप है B। तो इस ब्लड ग्रुप को A होने का मतलब है 2 पॉसिबिलिटी इसमें है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल एलील है तो 3 एलील है। एक एलील हो गया IA और दूसरा हो गया IB, ये दोनों तो को डोमिनेंट है। लेकिन तीसरा एलील है IO भी, और ये IO IA का भी रिसेसिव है और IB का भी रिसेसिव है। इसका मतलब है कि ब्लड ग्रुप A होने का अर्थ है कि इसके अंदर में जेनेटिक मेकअप IA और IA भी हो सकता है और IA और IO भी हो सकता है। ठीक उसी तरह से ब्लड ग्रुप B होने का मतलब IB अथवा IB और IO हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है। अब हम लोग एक एक केस को देखें क्या हो सकता है रिजल्ट। तो पेरेंट्स को हम लोग मान लेते हैं, एक पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप को A, ब्लड ग्रुप हो गया A एक पेरेंट का,
और दूसरे पेरेंट के ब्लड ग्रुप को हम मान लेते हैं बी। तो जिस पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है, इसका जेनेटिक कंपोजिशन हो सकता है आई ए और आई ए, और जिसका ब्लड ग्रुप बी है जिस पेरेंट का, उसका कंपोजिशन हो सकता है आई बी और आई बी। यदि ये कंपोजिशन हो दोनों का, तो चिल्ड्रेन के अंदर में जो जीन जाएगा वो हो जाएगा आई ए और आई बी। क्योंकि आई ए और आई बी दोनों को डोमिनेंट है, इसलिए चाइल्ड का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। लेकिन अगर एक पेरेंट का जेनेटिक मेकअप आई ए और आई ओ रहे और दूसरे पेरेंट का आई बी ही हो, तो उस हालत में चिल्ड्रेन के अंदर जो एलील जाएगा क्या क्या हो सकता है, आई ए और आई बी भी जा सकता है, अथवा आई बी और आई ओ जा सकता है। अगर आई ए आई बी गया तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा, लेकिन आई बी और आई ओ गया तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर एक पेरेंट का जेनेटिक मेकअप आई ए हो और दूसरे का आई ओ, तो क्या होगा? तो एक संभावना है कि आई ए और आई बी एक साथ आ जाए तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा, और यदि आई ए और आई ओ एक साथ आया तो ये ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। और यदि एक पेरेंट का जेनेटिक मेकअप आई ए आई ओ और दूसरे का आई बी आई ओ हो, तो भी तो एक का ब्लड ग्रुप ए और दूसरे का ब्लड ग्रुप बी होगा। लेकिन अब यहाँ कितनी संभावनाएं हैं? एक पॉसिबिलिटी है कि आई ए और आई बी एक साथ आ जाए, तो अगर आई ए आई बी एक साथ आया तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। अगर आई ए आई ओ के साथ आया, आई ए और आई ओ एक साथ आया तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। यदि आई ओ आई बी के साथ आया, आई ओ और आई बी, तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। और यदि आई ओ और आई ओ एक साथ आया तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर एक रिसेसिव एलील के साथ एक डोमिनेंट एलील है, यहाँ भी एक रिसेसिव एलील के साथ एक डोमिनेंट एलील है, तो ऐसी सूरत के अंदर में ब्लड ग्रुप में कई एक वेरिएशन मिलेगा। लेकिन अगर ये कंप्लीटली आई ए हो, ये कंप्लीटली आई बी हो, तो निश्चित रूप से सभी चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ए और बी एक दूसरे के साथ को डोमिनेंट है, लेकिन एलील यहाँ पर 3 हो जाता है, इसलिए ये मल्टीपल एलील का केस हो गया। तो आज हम लोगों ने जो है सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और मल्टीपल एलिज्म, ये तीनों को देख लिया। अगले क्लास से हम लोग शुरू करेंगे इंटरैक्शन ऑफ जीन्स। तो हमारा अगला क्लास होगा इंटरैक्शन ऑफ जीन का।